नमस्कार। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं हरिशंकर परसाई जी के विषय में, जिन्हें हिंदी व्यंग्य का प्रवर्तक और पितामह के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को कब 22 अगस्त 1924 को जामानी ग्राम होशंगाबाद में हुआ था, जो कि इटारसी के समीप ही स्थित है। आइए इनके विषय में संपूर्ण अध्ययन करते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और 2021 में क्वेश्चन नंबर 70 सेट ए के अंतर्गत इनके विषय में इनकी रचनाएं और एक तरफ इनका नाम दे दिया गया था और एक तरफ इनकी रचनाएं दे दी गई थी, और इस प्रकार सुमेलित कीजिए या निम्न में से कौन सही नहीं है करके एक प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 70 आप देख सकते हैं। यानी कि यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही MPPSC यूनिट 1 के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं करके एक टॉपिक है, यानी कि यह सिलेबस का हिस्सा है। यानी कि यहाँ से जितने भी प्रश्न आएंगे हम उसे पूरा कवर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं हरिशंकर परसाई जी के बारे में अध्ययन। हिंदी व्यंग्य के प्रवर्तक और पितामह हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी ग्राम होशंगाबाद में हुआ था। अब यहाँ से कितने प्रश्न पूरे होते हैं यह भी देख लीजिए। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी व्यंग्य के प्रवर्तक और पितामह के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे हरिशंकर परसाई। दूसरा, हरिशंकर परसाई जी का संबंध लेखन की किस शैली से है, तो आप कहेंगे व्यंग्य शैली से। कैसे? क्योंकि इनको हिंदी व्यंग्य के प्रवर्तक और पितामह का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी अधिकतर रचनाएं और इनकी जो ख्याति है वह व्यंग्य के कारण ही प्राप्त हुई है। आइए आगे देखते हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी ग्राम होशंगाबाद में हुआ था। डेट याद रखो या मत रखो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जन्म स्थान से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए होशंगाबाद को ध्यान में रखना होगा, यह बहुत ज़रूरी है। अब इनका जन्म जमानी ग्राम होशंगाबाद में हुआ था, जो कि इटारसी के समीप स्थित है। कैसे याद रखेंगे? यह होशंगाबाद है, मध्य प्रदेश का एक जिला। अब यहाँ पर इटारसी स्थित है और इटारसी के समीप ही स्थित है जमानी ग्राम, यानी कि होशंगाबाद जिले के अंतर्गत एक शहर है इटारसी, और उसके समीप एक गांव है, उसका नाम है जमानी ग्राम। अब इटारसी का जिक्र हो गया है तो यहाँ से दो प्रश्न और पूरे होते हैं। इटारसी, जिसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी कहते हैं। अब एक डाउट है कि कहीं कहीं पर कटनी भी लिखा हुआ आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो कुछ लोग कहते हैं इटारसी है और कुछ कहते हैं कटनी है। वो भी सही है। कैसे? रेलों की आवाजाही के संबंध में अगर देखा जाए तो इटारसी सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कटनी सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो यानी कि जो डाउट था, तो अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मली कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो आप इटारसी कहेंगे, लेकिन अगर क्षेत्रफल वर्ड उसमें यूज़ कर लिया जाए तो आप कटनी आंसर पर टिक करेंगे, जो कि सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मात्र 18 वर्ष की उम्र में वन विभाग की नौकरी की, किंतु 1942 में इस नौकरी को भी छोड़ दिया और इसके बाद 1943 से 1947 तक प्राइवेट टीचर के रूप में इन्होंने बच्चों को पढ़ाने का काम किया, लेकिन वह भी नौकरी इनको रास नहीं आई। इसके बाद 1947 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। क्योंकि लेखक की बात कर रहे हैं तो लेखक वही होगा जो कवि होगा, जो साहित्यकार होगा, जो संपादक होगा। तो अब इनके बारे में वह देखते हैं जो कि या जिसके कारण इनको आज हम पढ़ रहे हैं, यानी कि एक साहित्यकार के रूप में हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं, उन रचनाओं पर, उन साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं पर, उन सम्मान जिसके आधार पर इनको सम्मान दिया गया है, उनके विषय में चर्चा करते हैं। इन्होंने वसुधा, जो कि जबलपुर से निकलने वाली साहित्यिक मासिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन किया। इसके साथ ही यह प्रहरी और देशबंधु के भी संपादक के रूप में कार्य करते रहे। तो प्रश्न यहाँ से कौन कौन से पूछे जाएंगे? पहला प्रश्न,
वसुधा का प्रकाशन किसने किया? हरिशंकर परसाई। वसुधा का प्रकाशन कहाँ से होता था? जबलपुर से होता था। वसुधा किस प्रकार की साहित्यिक मासिक पत्रिका, किस प्रकार की पत्रिका थी? तो आप कहेंगे साहित्यिक मासिक पत्रिका थी। कैसी थी? साहित्यिक थी, साथ ही मासिक थी। आगे बढ़ते हैं। प्रहरी में भी इन्होंने काम किया और देशबंधु जो कि जबलपुर और रायपुर से प्रकाशित अखबार था, इसके अंतर्गत एक कॉलम था जिसका नाम था परसाई से पूछो। ये अखबार का एक पेज है, समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। यह अखबार का एक पेज है जिसके अंतर्गत एक कॉलम है। अब परसाई जी से लोग प्रश्न पूछेंगे, उसके उत्तर किसके माध्यम से? चिट्ठियों के माध्यम से। परसाई जी से लोग प्रश्न पूछेंगे जिसके उत्तर परसाई जी, एक कॉलम जिसका नाम है परसाई से पूछो, इसके अंतर्गत लोगों के प्रश्नों के उत्तर यह देते थे। प्रारंभ में मनोरंजन से आते थे प्रश्न, किंतु बाद में इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी प्रयास करने शुरू कर दिए, यानी कि अपने प्रश्नों का नज़रिया और लोगों के प्रश्न पूछने का नज़रिया दोनों ही इन्होंने बदल दिया था बाद में। अब देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में। आइए शुरू करते हैं। उपन्यास के अंतर्गत रानी नागफनी की कहानी, जो कि प्रश्न पूछा गया था 2021 में। ज्वाला और जल, हंसते हैं रोते हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया था। यानी रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, यह तो आपने पढ़ा ही होगा, भोला राम का जीव। साथ ही तब की बात और थी, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि प्रेमचंद के फटे जूते नामक रचना किसकी है, लेख संग्रह किसका है, तो आप प्रेमचंद्र मत लगा देना ऑप्शन में अगर आए तो भी, क्योंकि यह रचना हरिशंकर परसाई जी की है। साथ ही माटी कहे कुमार से, आपने सुना होगा, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। तो इस प्रकार से याद रखना है कि माटी कहे कुमार से इनकी रचना है। काग भगोड़ा, काग भगोड़ा और सदाचार का ताबीज़, सदाचार का ताबीज़, यह इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है। और भी कई सारी रचना है जिनके विषय में अभी हम थोड़ी देर से आपको बता देंगे रिवीजन करते समय। सम्मान की अगर बात करें तो 1982 में इन्हें विकलांग श्रद्धा का दौर, जो कि एक व्यंग रचना है, कौन सी रचना है? व्यंग रचना, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1982 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ से बनता है। विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। साथ ही पद्मश्री, शिखर सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और पद्मश्री एक श्रृंखला है भारत सरकार के सम्मानों की। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इनका क्रम कुछ इस प्रकार है। प्रारंभ में मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऐसे आता है। 4 कॉलम बना लीजिए। भारत रत्न, पद्म विभूषण, विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री, यानी कि धीरे धीरे अक्षरों की संख्या कम होती जा रही है। उसी तरह से आप याद रख लेना कि पद्मश्री बहुत कम शब्द, फिर कुछ बड़े, फिर कुछ बड़े और फिर भारत रत्न सबसे बड़ा है। ऐसे याद रख लेना, मैंने भी इसे याद रखा था और इजी गोइंग में आपको याद हो जाएगा, क्योंकि अगर क्रम दे देगा कि निम्न में से इनका बढ़ते हुए क्रम में जमाइए, तो आप लिखेंगे पद्मश्री, पद्म भूषण, फिर भूषण के आगे लगा देंगे विभूषण और फिर भारत रत्न। ठीक है। इसके साथ ही इन्हें शरद जोशी सम्मान से भी नवाजा गया, यानी कि 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए दिया गया। उसके साथ ही पद्म श्री, फिर शिखर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और फिर शरद जोशी सम्मान, इन्हें इन सम्मानों से नवाजा गया है। अब एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं और फिर इस सेशन को समाप्त करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे
सिलेबस को कैसे कवर किया जाए और किस प्रकार प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, किस प्रकार उनको समझें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। आइए पहले इनका रिवीजन कर लेते हैं। हरिशंकर परसाई के अगर विषय में आता है तो इन्हें कहेंगे हिंदी व्यंग्य के प्रवर्तक और पितामह। दूसरा, इनका संबंध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से है, यानी कि जमानी ग्राम होशंगाबाद से है। यह इम्पोर्टेंट नहीं है। इटारसी और कटनी के विषय में आप पहले ही जान चुके हैं। पत्रिकाओं की अगर बात करें तो वसुधा, प्रहरी और देशबंधु, यह 3 पत्रिकाओं में इन्होंने संपादक के तौर पर काम किया है। विशेष रूप से देशबंधु के विषय में पूछा जा सकता है, क्योंकि परसाई से पूछो, यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है। प्रमुख रचनाओं के विषय में पूरा जितनी भी इनकी रचना है उनको आप तक पहुंचा देता हूं। रानी नागफनी की कहानी लिख लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, तिरछी रेखाएं, सबसे इम्पोर्टेंट है तिरछी रेखाएं, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, अपनी अपनी बीमारी, कौन सी? अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता है, कैसा? ऐसा भी सोचा जाता है, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है, क्या है? शिकायत मुझे भी है, और सदाचार का ताबीज़, विकलांग श्रद्धा का दौर, बोलती रेखाएं, एक था तिरछी रेखाएं और दूसरा क्या है? बोलती रेखाएं, एक लड़की 5 दीवाने, एक लड़की 5 दीवाने, सुन भाई साधो, बात की बात, बेईमानी की परत, ज्वाला और जल, क्या है? ज्वाला और जल, निठल्ले की डायरी, वैष्णव की फिसलन, तुलसीदास चंदन घिसे और ठिठुरता हुआ स्वतंत्र इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं। यह आपको याद रखना है। साथ ही सम्मान कौन कौन से दिए गए हैं उनको भी याद रखना है। अगला सेशन जो हमारा होगा वह होगा कि मध्य प्रदेश MPPSC या कोई सी भी एग्ज़ाम जिसको हमें क्रैक करना होता है उसको किस प्रकार या किस अप्रोच के साथ उसकी तैयारी की जाए ताकि हम एक ही बार में सिलेक्शन ले लें। तो उसके विषय में अगला वीडियो हमारा आने वाला है और उस सीरीज़ का नाम है एनालिसिस ऑफ पेपर। क्या है? एनालिसिस ऑफ पेपर। तो उस सेशन को आप देखिए, वहाँ से आपको एग्ज़ाम को किस प्रकार से क्रैक किया जा सकता है वहाँ पर सारी बातें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।